अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, जेल में कैदी नंबर 804 के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और ये जो आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म है, मेरी बात हुई है बराह रास्त। यानी मैं अब सोर्स आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इतनी सख्ती की गई है और हालात को इतना कंट्रोल किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब तो ज़रा सी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देते। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बुशरा बीबी की अगर अपने बच्चों से मुलाकात भी होती है, वो भी अब बंद है, कुछ 4 हफ्ते हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है और उनके बच्चों से भी हलफ लिया जाता है कि आप दोनों में से कोई भी खान साहब के बारे में बुशरा बीबी बात नहीं करेगी और बच्चे बाहर जाके कोई बात ही नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम भट्टू, वो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने ट्विटर के ऊपर भी ना दें। तो फैमिली ने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जेल के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ बड़ी क्लियरली। नंबर 1 तो ये है कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है और उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और उनकी दूसरी आंख भी इफ़ेक्ट हुई है। डॉक्टर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी दूसरी आंख का भी लेज़र करना पड़ेगा और इसको भी इलाज की ज़रूरत है, वहाँ से भी पानी बहता रहता है। और जो एक आंख है वो 3 महीने तक उसको जो है वो लगभग ऐसे ही है जैसे वो आंख बंद है और वो काम नहीं कर रही। बुशरा बीबी वहाँ पे चिल्लाती रही बार बार और उन्होंने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए वहाँ मौजूद अमले को और उन्हें बार बार ये कहा कि मेरी आंख ख़राब हो रही है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ है, किसी डॉक्टर को बुला दें। लेकिन अमले ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि वहाँ जो अमला मौजूद है उनमें एक जो अमले की इंचार्ज है खातून, मरियम उसका नाम है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, खातून का नाम है मरियम। ये जो वहाँ पे अमला बुशरा बीबी वाले ब्लॉक को देखता है या वहाँ पे वो मौजूद रहता है सिक्योरिटी पे, क्योंकि वहाँ ख़वातीन की जेल में ख़वातीन का अमला होता है, तो वो मरियम नामी खातून ऑफिसर है वहाँ पे, उसने बहुत नाक में दम किया हुआ है और वो बहुत बदतमीज़ी करती है बुशरा बीबी के साथ। ये भी हुआ कि वहाँ पे 4 ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया अलग अलग टाइम पे, और वो ख़वातीन चीखें मारती रहीं सिर्फ बुशरा बीबी को ज़हनी तौर पे अजियत देने के लिए। यानी ख़वातीन को कहीं और से लाकर यहाँ करीब पहुँचाकर तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि वो टॉर्चर की आवाज़ें और वो जो चीखें हैं वो बुशरा बीबी सुने। तो इस तरीके से ये इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो अल्लाह के वास्ते दिए, उन्होंने रसूल के वास्ते दिए कि मेरी आंख बड़ी शदीद दर्द हो रही है, कोई डॉक्टर बुला दो। बिलाखिर काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने जैसे ही बुशरा बीबी की आंख देखी वो डर गया। उसने कहा जी फ़ौरन इनको अस्पताल लेकर चलें, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी अभी, वरना इनकी आंख ज़ाया हो जाएगी। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी सर्जरी की गई और फिर डॉक्टर ने बाकायदा ये रिकमेंड किया कि आपने यहां से अस्पताल से अभी जाना नहीं है, और ये बता दिया डॉक्टर ने कि इनको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता इस हालत में। लेकिन फिर वहां पे कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा नहीं जी इनको तो जेल पहुंचाना है। फिर बुशरा बीबी को वापस जेल पहुंचा दिया गया। आखिरी जो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब अभी पहुंचे थे और उनको निकाला गया था जेल से बाहर। एक तो उन्हें निकाला गया पिम्स अस्पताल लाने के लिए और एक मुबैना तौर पर उससे पहले भी निकाला गया। ये जो कहानियां करवाई जा रही है ना कौम को कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, को मुलाकात हो गई है, इसके बारे में अभी कोई भी हतमी तौर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। और इमरान खान साहब को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि यही जुमला मुझे रिपोर्ट हुआ और एग्जैक्टली वही जुमला मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों से कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलें या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह जुमला है जी, कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह इमरान खान साहब का पैगाम है अपनी बहनों के नाम, जो एक फाइनली एक पैगाम था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताऊंगा तो ये निज़ाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। यानी वहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा गया है, और बहुत सारी चीज़ों में बुशरा बीबी को ज़्यादा तकलीफ दी जाती है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ये जिद है कि बुशरा बीबी को इमरान खान से तोड़कर बाहर निकालना और वो इमरान खान के खिलाफ आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये तो मुझे सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी ने ये कई मरतबा कहा
कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई करूं यहां पे इस मौके पर, जब इतनी मैंने सजा काट ली है। और इमरान खान साहब के बारे में कैटेगोरिकली मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि इमरान खान तो इनको छोड़ने वाला नहीं है ऐसे। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान बात करना चाहता है, बातचीत करने के ज़रिए से इमरान खान रास्ता निकालना चाहता है। उसने बंदे भी नॉमिनेट किए हुए हैं कि फलाना फलाना बंदा बात कर सकता है, वो रास्ता निकालना चाहता है क्योंकि इससे ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, इमरान खान सियासत छोड़ देगा या इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा 3-4 साल के लिए, तो ये तो नहीं होना। ये तो इमरान खान, इसके ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माने। तो ये जो पैगाम है इमरान खान का वन लाइनर, ये बात तो लगभग 2-3 हफ्ते शायद हो गए इस बात को, मेरे पास लेट पहुंची है, लेकिन ये पैगाम एज इट इज़ है इमरान खान साहब का कि मेरी बहनों को ये पैगाम दो या उनसे कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझे मिलने की कोशिश करें या मुझसे मिलने आए। अब इमरान खान साहब की बहनें तो हर हफ्ते कोशिश करती हैं, पूरा जोर लगाती हैं, अदालतों में भी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दे दिया है, तो वहाँ मुलाकात हो नहीं पा रही। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जो उनका बनाया हुआ रजीम है वो हर जुल्म करके देख चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बना के डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ईरान को मनाने की कोशिशें की। यानी ये जो ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, इसमें हम एक सालिस के तौर पे तो थे, लेकिन हम अमेरिका के पैगाम रसां थे। यानी हमारी कोशिश ये थी कि अमेरिका जो मांग रहा है वो हम ईरान को लेकर दें। जब कतरी आए तो उन्होंने ऐसी सालिसी की जिसमें ईरान को भी मिला, अमेरिका को भी मिला। यानी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग मिल गई, जबकि ईरान को बहुत सारा कुछ मिल गया जो वो पहले उसका अंदाजा नहीं था उन्हें। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की ऑफर के अंदर इतना कुछ नहीं था ईरान के लिए, लेकिन कतर की ऑफर्स के अंदर जो है वो ईरान के लिए बहुत सारा कुछ था। तो कतर ने ज़्यादा बेहतर मुज़ाकरात करवाए, उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों का इतना नहीं है। देखना, अगर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप का काम करने में कामयाब हो जाते, मुकम्मल तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, जो इन्होंने उससे वादे किए थे, अगर ये उसको एज इट इज़ वो सारा कुछ देने में कामयाब हो जाते, गो कि इन्होंने कोशिश बहुत की, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है पाकिस्तान ही आ जाता ट्रॉफी उठाने के लिए। क्योंकि ट्रंप ने तो इनको कहा था मुझे यूरेनियम चाहिए, ट्रंप ने तो कहा था कि आपने हुर्मुज़ को अनकंडीशनली वो खोल दें और मैं सिर्फ जंगबंदी करूंगा। शुरू तो यहां से हुआ था मामला, जो पाकिस्तान ने किया था कि जनाब जंगबंदी कर दें सिर्फ। लेकिन बाद में जब कतरी आए तो ईरानियों की ज़्यादा बातें मानी गई और अमेरिकन की बहुत कम बातें मानी गई। तो पाकिस्तान के अंदर यह तकरीब नहीं हुई, इसका बड़ा अफसोस हुआ। फिर उसके बाद यह तकरीब चली जाती है स्विट्ज़रलैंड में, जिनीवा में, और फिर शहबाज शरीफ साहब तैयारी शुरू कर देते हैं कि मैं जाके वहाँ पे मेज़बान बन जाऊँगा और मैं मेज़बानी करूँगा और बाकी सारे जो है वो मेरे पीछे चलेंगे। इन्होंने जाके वहाँ पे बुकिंग शुकिंग कर ली, वहाँ अपने बंदे भी भिजवा दिए, वहाँ तैयारियाँ शुरू कर दी गई और इन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी कि यहाँ पे ये किया जाएगा। शहबाज शरीफ की तकरीर भी लिख ली गई, फील्ड मार्शल ने क्या करना है ये भी कर लिया गया। लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन से बाहर 2 दिन पहले ही मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। ट्रंप ने भी दस्तखत कर दिए और दस्तखत कर दिए ईरानी सदर ने भी, और उन्होंने मामला लपेट के साइड पे रख दिया। अब ये वहां क्या लेने जाते, कौम का पैसा ही ज़ाया करना था ना, जो इन्होंने पहले भी बहुत पैसा ज़ाया किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मामला लपेट दिया, ईरानियों ने भी लपेट दिया, और अब ये बैठे हैं सर पकड़ के करें क्या। अब अगर ये वहां जाते हैं इस सेरेमनी को करवाने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर ये क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं। लिहाजा ये दौरा मनसूख हो गया शहबाज शरीफ का, और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। बस इतनी औकात है। और जहां तक तारीफ का मामला है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से ये इनको यकीन दहानी करवाई गई है शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को कि आपको कंपनसेट कर देंगे, बेफिक्र रहे, बहुत जल्दी कर देंगे। यानी बहुत जल्दी आप सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफ कर रहा होगा शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल की, तो इनको कंपनसेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन नहीं मिलेगी। और जो पाकिस्तान में गालम गलोच की जा रही है इस सारे माहौल में, या गुस्सा उतारा जा रहा है, वो ईरानी क़यादत के ऊपर उतारा जा रहा है कि शायद वो इसके लिए राजी नहीं थे कि तकरीब की जाए। देखिए, वो सेलिब्रेशन मोड में है ही नहीं। आप अगर आयतुल्लाह अली खामनई के जानशीन हैं मुश्तबा खामनई, उनका स्टेटमेंट देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेलिब्रेशन मोड में है या नहीं है। पहले आप जरा स्टेटमेंट देखें। डील के बाद एक बहुत अहम बयान जो है वो मुश्तबा खामनई का आया, और उन्होंने जो अपने बयान में कहा उसके अंदर है सारी स्टोरी। उन्होंने कहा अमेरिका से मुआहदे पर मुत्तफिक नहीं था,
अपने सदर की यकीन दहानी पर मंजूरी दी है। ये सुप्रीम लीडर जो हैं मुश्तबा खामनई, उन्होंने कहा अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में आमने सामने मुज़ाकरात का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि ईरान दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल कर लेगा। और यह तहरीरी बयान जारी किया गया है रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनई की जानिब से कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात सिर्फ सफारती अमल का हिस्सा हो सकते हैं, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ईरान अपने कौमी मौक़िफ़ या उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे के हवाले से उनकी अपनी राय मुख्तलिफ थी, ताहम ईरानी सदर ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो और उनकी हुकूमत ईरानी कौम के हुकूक और मुज़ामती महाज के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की है। मुश्तबा खामनई ने मजीद कहा कि ईरानी सदर की इस यकीन दहानी और जिम्मेदारी कबूल करने के अहद की बुनियाद पर ही मैंने मुआहदे की मंजूरी दी है। फिर उन्होंने खबरदार भी किया अमेरिका को कि अगर अमेरिका इस मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान लालच या इजाफी मुतालबात करने की कोशिश करेगा तो ईरान इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ईरान मुआहदे की इन ही शिकों का पाबंद रहेगा जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफाक हुआ है, ताहम किसी भी एकतरफा दबाव या नई शराइत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये जनाब खामनई ने कह दिया। तो देखें, उनका तो मूड इस तरह का था, उनके सदर का आपने चेहरा देख लिया जब उन्होंने दस्तखत किए, वो बहुत संजीदगी में थे। हम सेलिब्रेशन मोड में चले गए थे, हमारे तो भंगड़े डाले जा रहे थे, डांस किया जा रहा था, यहां नाच गाना चल रहा था, घुंघरू तोड़ दिए थे नाच नाच के यहां पे टाउटों ने कि जनाब हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। वो जिनकी जंगबंदी हुई है, जिनके हजारों लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने इतनी खौफनाक जंग लड़ी है, उनके चेहरों के ऊपर बहुत संजीदगी है और मुश्तबा खामनई इसके लिए तैयार भी नहीं थे। ईरानी सदर ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि रहबर मुअज़्ज़म का पैगाम मुज़ाकरात के दौरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रहनुमा रोड मैप है। हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात और हदायत पर अमल दरामद करने के लिए खुद को पुरअज़म समझते हैं, यानी हम करेंगे वही जो हमें हमारे रहबर मुअज़्ज़म कहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने ये मिलकर फैसला किया था और हमने ये फैसला ईरानी कौम के मफाद के अंदर किया है और मुज़ामती महाज जितने भी हैं हमारे, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिलाशुबा हुकाम के लिए रेड लाइन कौमी मफादात और बहादुर ईरानी कौम के वकार, इज्जत और ताकत का तहफ़्फ़ुज़ है और मुज़ाकराती टीम की जानिब से गुफ्तगू की बारीकियों पर भरपूर तवज्जो और कादरे मुतलक के फजलो करम पर पुख्ता उम्मीद के साथ एक अजीम फतह हासिल होगी इंशाअल्लाह। वो अभी उसी मोड के अंदर है और हम सेलिब्रेशन मोड में चले गए थे, जो ईरानियों को ज़्यादा बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे इतने बंदे शहीद हो गए हैं और ये इतना संजीदा मामला है और ये खित्ते के चौधरी बनने के चक्कर में वहाँ पे तकरीबात मुनक्कद कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। ईरानियों ने वहाँ बैठ के मुँह देखना था कि ये क्या कर रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपना कोई खेल खेल देना था। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना आते तो जो अमरीकी आते वो भी कुछ ना कुछ करते। मीडिया के अंदर तो वो बहुत तेज़ हैं, लिहाजा मेरे ख्याल में ईरानियों ने समझदारी का मुजाहरा किया और अमेरिकन भी कोई इतने दिलचस्पी नहीं रख रहे थे कि पाकिस्तान की सरबराही में या पाकिस्तान की मेज़बानी में वो सारे आकर बैठ जाते हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब का दौरा तो हो गया मनसूख और कौम के पैसे बच गए, कौम को मुबारक हो। अब वो जो वहाँ पे रंग रूट भेजे हुए ना, उन सारों को वापस बुलवा लें ताकि वो भी कौम का मजीद पैसा वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर ज़ाया ना करें। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कमी का इंदिया दिया जा रहा है कि क्योंकि जंगबंदी हो गई है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। जंग से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जितनी थीं अब तकरीबन उतनी हो चुकी हैं। ये लगभग 75 या इससे भी नीचे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे। मैंने अभी एग्जैक्टली देखा नहीं है, जब लास्ट टाइम मैंने देखा तो ये लगातार नीचे आ रही थी और 75 के आसपास पहुंची हुई थी। तो इतनी तेज़ी से अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गिर रही हैं तो ये तो लगभग 40% कम हो गई हैं। तो पाकिस्तानियों को कितना रिलीफ मिला। जब थोड़ी सी कीमत बढ़ी थी तो इन्होंने उठाकर पेट्रोल को पहुंचा दिया था 450 रुपए तक लीटर पे ये ले गए थे और अब इन्हें इसको कम से कम 200 रुपए से नीचे लेकर आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब आलमी मंडी में पेट्रोल $100 फी बैरल से भी ज़्यादा कीमत पे मिल रहा था तो इमरान खान साहब बेच रहे थे 150 रुपए लीटर का। आज ये पेट्रोल जो है उससे भी बहुत कम कीमत पे, यानी जितने का इमरान खान साहब ले रहे थे उससे 30% कम कीमत पे आज मिल रहा है। तो फिर इन्हें चाहिए कि ये इमरान खान के दौर से 30% कम नहीं करते कीमत, तो 200 के अंदर तो कम से कम ले आए, या इमरान खान साहब के दौर के मुताबिक तो ले आए,
लेकिन इन्होंने आईएमएफ के साथ वादे कर लिए हैं और अवाम के ऊपर लेवियां लगा के पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया है, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका पैसा इकट्ठा करने का। पाकिस्तान में कोई ट्रस्ट करता नहीं है, कारोबार चलता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आता नहीं है, लोग पैसा निकालने के लिए और टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। कारोबार होगा तो टैक्स होगा। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप बिजली पे, गैस पे, पेट्रोल पे इजाफी टैक्सेस और लेवियां लगा दें और लोगों की जेबें काटें। यही इस वक्त ये हुक्मरान कर रहे हैं, इनके पास इसके अलावा और रास्ता कोई नहीं है। बहरहाल देखते हैं, सुनने में आ रहा है कि 50-55 रुपए कम करेंगे। वैसे इन्हें जो कम करना चाहिए, कम से कम भी 170-180 रुपए इनको पेट्रोल की कीमत कम से कम फौरी तौर पे कम करनी चाहिए। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ ने एक स्टेटमेंट दिया। मैं अनवारुल हक काकड़ साहब को एक लालची आदमी समझता था, मैं उन्हें एक मफाद परस्त इंसान समझता था, क्योंकि जब वो हमारे साथ बैठते थे इस्लामाबाद में चाय के ढाबों पे, तो वो बलोचों के और पश्तूनों के हुकूक की बात करते थे। उस वक्त वो बात करते थे इंसानियत की, बलोचों और पश्तूनों पे होने वाले जुल्म की बात करते थे। लेकिन वही अनवारुल हक काकड़, जैसे ही उसको वजारत उज़्मा ऑफर की गई, निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उसने अपना असल रंग दिखाया और वो एक मफाद परस्त साबित हुआ। अब काकड़ का स्टेटमेंट आप देखें, काकड़ ने कहा कि अगर समीदीन बलोच या कोई और एक्टिविस्ट ये समझते हैं कि उनके किसी प्यारे को किसी ने मिसिंग किया हुआ है या जबरी तौर पे लापता किया हुआ है, तो अदालत में जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएं, नाम दें कि मेजर मोहम्मद अली ने यह किया है और उन्हें फांसी लगा दें। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे किसी इदारे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आपको काकड़ साहब, और शर्म से डूब मरना चाहिए आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो। कितने बेशुमार लोग जबरी तौर पे लापता किए गए। मैं खुद जबरी तौर पे लापता हुआ, मुझे आसिम मुनीर साहब के रजीम में आईएसआई ने जबरी तौर पे लापता किया, और उस वक्त भी मैं लापता था जब आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनाए गए थे निगरान। मेरे घर वालों ने एफआईआर करवाई थी, क्या बना उस एफआईआर का? कुछ भी नहीं किया गया। मैं अदालत को आवाजें देता रहा कि मुझे बुलाकर सुनो, जज मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझे बुलाकर काजी फाइज ईसा ने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज है, उसने भी मुझे सुनना गवारा नहीं किया। मैं एक दिन चल के पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वाले पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। मैंने कहा मुझे आईएसआई ने अगवा किया, कार्रवाई करोगे? वो पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा जी हम यहां बैठते ही नहीं, आप बैठे। ये हालात है आपकी पुलिस के। मैं जाऊंगा जाके पुलिस को कहूंगा एफआईआर दर्ज करो आईएसआई के खिलाफ, मुझे उन्होंने अगवा किया है। कौन सा पुलिस वाला एफआईआर देगा? काकड़ साहब शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए आपको शर्म से। आप मजाक उड़ाते हैं लोगों का। आपको जबरी तौर पे 10 दिन गुमशुदा किया जाए ना, आपकी चांगड़े निकल जाएं। आपके बच्चों को जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर किया जाए तो आपको पता चलेगा जबरी गुमशुदगी होती क्या है। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर आपने सिविलियंस को उठा लिया, आम लोगों को उठा लिया आपने। जिसको आपने उठाना है आप अदालत में पेश करें। यह क्या तरीका वारदात है? शायरों को जबरी तौर पे लापता कर दिया, सहाफियों को जबरी तौर पे लापता कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया, जो नॉर्मल एक्टिविस्ट हैं उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया। कितने लोगों के साथ आपने यह किया? अजहर मशवानी के भाइयों को आपने जबरी तौर पे लापता किया। अजहर मशवानी ने आके हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुझे किस तरह अगवा किया और एजेंसियों ने क्या क्या मेरे से सवालात किए, उसके ऊपर क्या हुआ। ऐसे सजा हो जाती है किसी मेजर को, ऐसे पकड़ा जाता है। मैं लेता हूं नाम, आप करवाएं कार्रवाई। ब्रिगेडियर फाइक है, उसने मेरे ऊपर टॉर्चर किया था, करवाएं ना कार्रवाई इसके ऊपर। कौन करेगा कार्रवाई पाकिस्तान में? ब्रिगेडियर राशिद था जिसने मुझे अगवा करवाया था। वहां पे और बेशुमार, मुझे सारे नाम बताता हूं मैं आपको, मेरे पास कम से कम 10 नाम है जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया और मुझे इंटेरोगेट किया। जर्नलिस्ट हूं, मैंने हर नाम लिख के रखा हुआ है, हर नाम लिख कर रखा हुआ है, वीडियोस बना के छोड़ी हुई हैं। ऐसे थोड़ी होगा। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आपको कि बकवास करने से बेहतर था कि आप खामोश ही रहते। अफसोस हुआ मुझे उन दिनों के ऊपर जब आपके साथ बैठ के चाय का एक कप भी पिया था, बहुत अफसोस हुआ। और ये कह रहे हैं जनाब के मेजर को फांसी होती है, तो 1996 में एक मेजर को फांसी हुई थी आखिरी मर्तबा। हाजिर सर्विस जो मेजर था ना, उसको 1996 में एक फांसी हुई थी। उसने 9 लोगों को इंडियन एजेंट बनाकर मार दिया था। 9 पाकिस्तानियों को उसने मार दिया इंडियन एजेंट बना के। 4 साल मुकदमा चलता रहा। उसको फांसी लगवाने के लिए बेगुनाह मकतूलीन की 2 खवातीन ने अपने आप को आग लगाई थी। आप इंसाफ की बात करते हैं इस मुल्क में? 4 साल मुकदमा चल रहा था, इंसाफ ही नहीं होता। उस मेजर को भी छुड़वाने लगे थे। 2 औरतों ने अपने आप को आग लगाई, आलमी खबर बन गई, फिर जाके उसको सजा हुई थी। 11 लोग मर गए, तब जाके कातिल मेजर फांसी चढ़ा था 1996 में। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आप इंसाफ की बात करते हैं। औरतों को अपने जिस्मों को आग लगानी पड़ गई थी।
ये निजाम इंसाफ नहीं देगा। इस निजाम से पाकिस्तानी एक दिन इंसाफ लेंगे। और काकड़ साहब याद रखिएगा, जब बलोचों और पश्तूनों को आपकी जरूरत थी, आप उनके साथ खड़े नहीं हुए। वो आपको अपना साथी नहीं समझेंगे। और बहुत सारे और लोग हैं आपकी तरह के वफाद परस्त जो खड़े नहीं हुए जब खड़े होने का वक्त था। जब जुल्म के खिलाफ बात करने का वक्त था, उनकी जुबानें बंद हो गई थी। नादरीन, एक और मैं खबर आपको देता हूं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा कि बिलावल ने स्टेटमेंट दिया कि ये मखसूस नशिस्तें बना दी जाएं, मुहाजिरीन वाली सीटें। एक अच्छा आइडिया था, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे से इसको मिटाया जा रहा है। यानी ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि बिलावल का ये वाला बयान जो है ये मीडिया के ऊपर से हटा दिया जाए। अब जियो न्यूज़ की मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें बिलावल के बयान बाकी सारे हिस्से थे, ये वाला हिस्सा था ही नहीं उसमें। देखें कैसी कार्रवाई डालता है निज़ाम, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा हल कबूल नहीं है जिसमें इनके हाथ से ताकत निकल जाए या कंट्रोल इनके हाथ से निकल जाए। ये हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नाज़रीन, बाकी खबरें अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।